औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 7 है, बीकॉम पार्ट 2 की क्लास। बेटा ये आखिरी ही पोर्शन है डेफिनेशन पार्ट का, और लास्ट टाइम मैंने 4-5 डेफिनेशन जो थी उनको भी एक्सप्लेन किया था। आज भी इसके अंदर जो डेफिनेशन है इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज प्रिंसिपल ऑफिसर। इसके ऊपर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 2 अप्लाई होता है और सब सेक्शन 44 जो ए है। इसका मतलब है, मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ ऑनलाइन सेशन में भी मेरी बात हुई थी, मैंने ये आपको तभी बताया था कि हम सेक्शन या सब सेक्शन को चेंज करेंगे, इट मींस हमने जो कानून है उस कानून को ही बदल दिया। तो हम कानून को बदल नहीं सकते हैं, हमने इसको एज इट इज ही याद रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफिसर कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसका ताल्लुक मैनेजमेंट से होता है, जो बिजनेस की मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, उसमें से किसी भी शख्स को, लाइक अकाउंटेंट है, मैनेजर है, उसके अंदर ये अकाउंटेंट आ गया, मैनेजर आ गया, एजेंट आ गया, ये सारे ही प्रिंसिपल ऑफिसर्स कहलाते हैं। और किस लिहाज से इनका ताल्लुक होता है बिजनेस की मैनेजमेंट से। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इनमें से किसी भी शख्स के ऊपर नोटिस सर्व करे, किस हवाले से नोटिस सर्व कर सकता है? इस हवाले से कर सकता है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम, कि आप अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन का है कि कोई भी शख्स, वेदर वो एजेंट है, वो मैनेजर है, वो अकाउंटेंट है, ठीक है, ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, या और बाकी अथॉरिटीज जिनका ताल्लुक मैनेजमेंट से होता है, दीज पर्संस आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफिसर्स। और ये क्यों? क्योंकि इन पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्या कर सकता है? नोटिस सर्व कर सकता है। अब इसी डेफिनेशन का, जैसे आपको पता है, पहले हम लॉ के मुताबिक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूं जो आपकी बुक के अंदर भी मेंशन होगी कि हमारे यहाँ 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस है और कंपनी है। चलिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही सिंगल पर्सन ही बिजनेस का ओनर होता है, और पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2 पर्संस होते हैं। बट इन केस ऑफ कंपनी, अगर हम कंपनी की बात करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा बेशुमार जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं और पैसा लगाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि जी शेयर्स कंपनी के परचेस किए हुए जिन्होंने, जिनको इन शॉर्ट वर्ड्स हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। एक कंपनी के अगर 100 से अबव शेयर होल्डर्स है, तो क्या बेटा उसमें से हर शेयर होल्डर को एक्सेस करना, उससे कांटेक्ट करना आसान होता है कि भाई तुम भी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवा रहे हो, तुम भी जमा करवाओ, तुम भी जमा करवाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके लिए फ्यूएस्ट पॉसिबल पर्संस जो होते हैं, जिनको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेलेक्ट करता है, एंड दीस पर्संस आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफिसर्स। और उनको क्या किया जाता है? उन पे नोटिस सर्व किया जाता है कि आप क्या करें, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट क्या करें, शो करें। ये थी प्रिंसिपल ऑफिसर के हवाले से डेफिनेशन। सेकंड वन इज टैक्सेबल इनकम। आप पढ़ ही इनकम टैक्स रहे हैं, और इनकम टैक्स में आपको सिखाया भी स्लैब रेट्स में, न्यूमेरिकल में यही जाता है कि टैक्सेबल इनकम, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में जिस पर्सन की टैक्सेबल इनकम 4 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी वो टैक्स फ्री है, मीन एग्जेम्प्ट है। और अगर किसी पर्सन की 4 लाख से जिसकी कम है उसको रिटर्न ना भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम अबव 4 लाख है, ठीक है, अबव 400,000 है, तो इट मीन ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज लायबल टू सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम, कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्या करवाएगा? जमा करवाएगा। अब उसके लिए जब 4 लाख से अबव है तो उसके लिए वेरियस काइंड्स ऑफ स्लैब रेट्स है। स्लैब रेट्स क्या है? अब इसमें भी इंडिविजुअल और जो बिजनेस सैलरी परसेंट है और इंडिविजुअल बिजनेस जो करता है उसके लिए टैक्स रेट अलग से है, और एओपी जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उनके लिए स्लैब रेट्स अलग है। टैक्सेबल इनकम हम यही कहेंगे कि कोई भी शख्स जिसकी एक टैक्स ईयर के अंदर, और टैक्स ईयर क्या होता है? जो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है, ये स्टार्ट होता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड एंड्स ऑन 30th जून। और इस 12 महीने के अरसे के दौरान बेटा एक पर्सन जितनी इनकम कमाता है, अगर वो अबव 4 लाख है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, वो उस पर्सन की कहलाएगी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट वन है टैक्स पेयर।
टैक्स पेयर टैक्स देनिंदा जिसको कहते हैं, टैक्स देने वाला जो अपनी प्रॉपर इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करवाता है, इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाता है। जैसे अभी मैंने बात की है ये टैक्सेबल इनकम है कि जिस शख्स की, लाइक मैं अपनी बात कर लेता हूं, अगर मैं सैलरी लेता हूं और मेरी सैलरी साल के एंड पे 30 जून पे मैं देखूंगा जुलाई से मैंने सैलरी ली और 30 जून तक मैंने ये 12 महीनों में जो सैलरी ली है ये कितनी है टोटल करूंगा। फिर इसके अलावा देखूंगा मैंने किन किन सोर्सेज से सैलरी ली। लाइक आप लोगों को पता है कि रिटर्न में हम 5 सेक्शंस को देखते हैं। वो 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला सेक्शन तो सैलरी वाला है जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन 12। दूसरे नंबर पे आपको पता है प्रॉपर्टी का है, वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 15। तीसरे नंबर पे आपको पता है सेक्शन नंबर क्या है, 18, जो बिजनेस से रेलेवेंट है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है सेक्शन नंबर 37A जो कैपिटल गेन से रेलेवेंट है। मतलब अगर किसी शख्स ने उसी टैक्स ईयर में अपना कोई एसेट, मूवेबल एसेट सेल किया है और उसको सेल करने के बदले में उसको गेन हुआ है, यानी जब वो एसेट परचेज किया था तब उसकी वैल्यू लेस थी, जब उसको सेल किया तो वो प्रॉफिट पे सेल हुआ है, कैपिटल गेन। फिर एक लास्ट है जी सेक्शन 39 जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहते हैं। अदर सोर्स क्या है, लाइक एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा कोई और सोर्स है वो इनकम कमा रहा है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि बात कर लो होम ट्यूशंस पढ़ाते हैं घरों में जाके, वो होम ट्यूशन से वो पर्सन जो इनकम कमा रहा है वो होम ट्यूशन वाली ना तो सैलरी के अंदर आती है, ना वो प्रॉपर्टी के अंदर आती है रेंटल इनकम में, ना वो बिजनेस के अंदर आती है, ना वो कैपिटल गेन की आती है। इन 4 कैटेगरीज में तो वो नहीं आ रही कि किसी के घर जाके पढ़ा रहा है वो, लेकिन पैसे तो वो ले रहा है। और मैं खुद चूंकि आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स का लॉयर हूँ, जैसे मैं रिटर्न्स भी सबमिट करता हूँ। मेरे पास 2018 में एक ऐसी रिटर्न आई कि एक फीमेल थी जो कि घरों में जाके इकबाल टाउन वाली साइड में थी, और उसकी जब मैंने इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल की उसमें जब मैंने उनसे इनकम पूछा तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 6 लाख से अबाउ थी। तो कहा गया ये कि जी मैं घरों में जाके होम ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। अब यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल थी लिविंग विद इन कंट्री कि उसका डाटा तो किसी के पास नहीं था, वो किसी जगह से सैलरी भी नहीं ले रही थी कि किसी को पता हो कि हाँ ये इदारा है। जैसे मैं आइडियल में पढ़ा रहा हूँ कि जी बैकएंड पे मेरी सारी डिटेल्स मौजूद होगी कि मैंने एक महीने में इतनी सैलरी ली, अगले महीने में मैंने इतनी सैलरी ली। लेकिन उसने कहा कि मैंने पूरे साल में यानी टैक्स ईयर के अंदर इतनी इनकम जो है वो अर्न की है तो ये मेरी उसकी वैल्यू बनती है, उसी लिहाज से उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी गई है। तो इन 4 कैटेगरीज के अलावा वो सबसे लास्ट कैटेगरी में आएगी जिसे कहा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहा जाता है। ये लास्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टैक्स ईयर के रेलेवेंट। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं और गलती भी कर जाते हैं। हमें नॉर्मली यही सिखाया गया कि जी साल शुरू होता है जनवरी से और एंड होता है जाके 31 दिसंबर पे। नहीं, ऐसा नहीं होता। टैक्स ईयर के हवाले से हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होता है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड एंड्स ऑन 30 जून, और उससे अगले साल में, और जिस साल में उसका इख्तिताम होता है उसी साल के मुनासबत से उसको नाम दिया जाता है टैक्स ईयर का। जैसे अभी ये आज जून स्टार्ट है, ठीक है। अब अगर ये जून स्टार्ट होता है तो 30 जून, अब ये जो 30 जून एंडिंग डेट है, ये 30 जून आ रही है 2020 में, तो ये टैक्स ईयर चल रहा है 2020-24 चल रहा है, और ये जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये 30 जून तक चलेगा। जिस साल में 30 जून आता है उसी साल की मुनासबत से उसको नाम दिया जाता है। पहले तो हम टैक्स ईयर की बात करेंगे। अभी मैंने रिसेंटली ये एक्सप्लेन किया कि टैक्स ईयर 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है। जुलाई से स्टार्ट हुआ, जून पे खत्म हुआ। टैक्स ईयर के अंदर भी कैटेगरीज है। एक कैटेगरीज आती है नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर और सेकंड आता है बेटा इसके अंदर स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर लाइक अभी आप लोगों को मैंने बताया कि पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है। आप यही लिखेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स that start from the very beginning of 1st July and ends on 30th June, and a person who earns income chargeable to tax under the following heads is liable to pay his tax in that tax year। कि वो उसी टैक्स ईयर में क्या करेगा, अपनी रिटर्न सबमिट करवाएगा। और स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह, उनका टैक्स ईयर डिफरेंट है। कंपनीज वगैरह जो होती है ना, कंपनी के लिए भी टैक्स ईयर डिफरेंट होता है, सेम टैक्स ईयर नहीं अप्लाई होता।
हमारा आमतौर पर जो टैक्स ईयर है वो 30 जून को खत्म होता है, लेकिन कंपनीज की सूरत में टैक्स ईयर जो एंड होता है वो एंड होता है 31 दिसंबर को जाके। तो स्पेशल टैक्स ईयर जो है ये ऐसा पीरियड है जिसमें लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है इनका टैक्स ईयर बेटे स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से और एंड होता है जाके 30 सितंबर पे। 1 अक्टूबर स्टार्टिंग डेट है और 30 सितंबर क्लोजिंग डेट है। इस दौरान ये 12 महीनों का टैक्स जो पीरियड बनता है, इससे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्या कर सकता है, इसको नाम देगा स्पेशल टैक्स ईयर। या इसके अलावा अगर कोई कंपनी कोई इदारा क्या करता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से क्या अपील करता है कि बजाय 30 जून के बजाय जो कि एक एंडिंग डेट है उसकी टैक्स ईयर की डेट क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो रिक्वेस्ट करने के ऊपर अगर कमिश्नर किसी को इजाजत दे देता है तो इजाजत मिलने के ऊपर बेटा जो स्टार्टिंग डेट और जो एंडिंग डेट के दरमियान 12 मंथ्स बनेंगे वो उसका स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं कमिश्नर को कहता हूं कि ये मेरा टैक्स ईयर जो है वो 31 दिसंबर बनाया जाए, जून के बजाय 30 जून के बजाय क्या बनाया जाए, 31 दिसंबर बनाया जाए। तो उस सूरत में मेरा टैक्स ईयर फिर जनवरी से स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 दिसंबर पे। तो ये है जी स्पेशल टैक्स ईयर के हवाले से। होप सो कि आपको ये चारों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। आज के लेक्चर में मैंने इन चारों डेफिनेशंस को डिफाइन किया है। आप लोगों ने भी इसको गौर से सुनना है लेक्चर को, और बुक के मुताबिक आपके पास मेंशन है बिल्कुल डेफिनेशंस, और जो मैंने इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन किया तकरीबन यही है उसके अंदर। तो उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में उसको ठीक है सॉल्व किया जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।